This is Vikram sir, myself Vikram sir, and I am standing here to solve some sample paper of class 10th. That is very important questions for all of the board examinee, and that is going to be held recently. For this, we have to solve sample paper question paper. So today we have taken the description of like a sample paper. So sample paper contains 16 marks in the objective type of questions. So first of all, we will solve all these objective types of question. So first question is the product of two number is 180 and their SCF is 3. तो find the LCM. तो LCM निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि LCM निकालना हो तो हमें उसका फॉर्मूला याद करें कि क्या होता है कि जब दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यह एक फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, तो हमने लिख दिया एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट। तो एचसीएफ जो है हमारा 3 दिया हुआ है, एलसीएम हमें निकालने हैं, तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही लिखिएगा, और प्रोडक्ट 180 दिया हुआ है, तो एलसीएम आपका प्राप्त हो जाता है 180 by 3 दैट इज 60। तो आप लिख सकते हैं कि LCM इक्वल टू 60 आंसर। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं, बड़े कम समय में आप बना लेते हैं और उससे आपका चैप्टर का रिवीजन भी बना रहता है। तो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड सी हाउ इट विल बी सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पहले क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करिए। If the sum of the zeros of the quadratic polynomial is 3, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है वह दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6, और उसका जो सम ऑफ जीरो जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, तो हमें पता करना चाहिए कि वो कितना दिया हुआ है। तो वो दिया हुआ है 3, सवाल में दिया हुआ है। तो इसके आधार पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ जो आपका ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जो जनरल फॉर्म आप रिमाइंड करो कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की जगह तो 3 है, तो इसलिए a की वैल्यू आप यहाँ समझ लीजिए कि a की वैल्यू तो 3 हो गई। अब आप कहेंगे कि b की वैल्यू क्या है, तो b की जगह आपको यहाँ पे माइनस k मिलेगा, तो माइनस k हो गया। और अगर c की वैल्यू देखें तो c की जगह आपका 6 है, तो वो आप अलग से समझ लीजिए। और तब जो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे a होता है और उसकी वैल्यू 3 दी हुई है, उसकी वैल्यू पुट करिए और माइनस b की जगह आप माइनस k रखो और a की जगह आप क्या रखोगे 3, जो सवाल में अभी आप फाइंड किए हो। तो इक्वल टू आपका 3 है। ऑब्वियसली इसको आप प्रोसेस करोगे तो माइनस इंटू माइनस के हो जाएगा प्लस के बाय 3 इक्वल टू 3 बाय 1 मान लो, तो आपका के का वैल्यू आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 3 जा 9, दैट इज योर करेक्ट वैल्यू ऑफ के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द व्हाइट बोर्ड, दैट इज टेलिंग अस कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दो लीनियर पेयर दिए हुए हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं हम लोग, और दूसरा दिया हुआ है 6x प्लस जो है ky इक्वल टू 8। तो पूछ रहा है कि इस दोनों इक्वेशन में k की वैल्यू क्या होगी जब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। तो फॉर हैविंग नो सॉल्यूशन वी नो दैट द रिलेशनशिप, फॉर हैविंग नो सॉल्यूशन वी नो द रिलेशनशिप दैट कि a1 बाय b1 a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये तो आपको याद होगा। तो a1 बाय a2 की जगह पे आप 3 बाय 6 लिखोगे, क्योंकि वो आपको जनरल फॉर्म पता है, और इज इक्वल टू b1 बाय b2। तो b1 आपका क्या है 1, जैसे 1 y लिखा है खाली, तो 1 यहाँ छिपा हुआ है ना,
तो B1 की जगह आप 1 रख सकते हैं और B2 की जगह आपका निश्चित रूप से यहाँ पे आप देख लीजिए K है, तो और इज नॉट इक्वल टू C1/C2 यानी 3 और -8, वो तो हमको साफ दिख रहा है कि 3/6 और -3/8 तो इक्वल है नहीं, लेकिन हमें निकालनी है वैल्यू K की, तो हम इसको पकड़ लें और इसी को सॉल्व करें फर्दर, तो हम पाएंगे कि अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं माय डियर, तो हमारा क्या आता है कि इसको एक बार फिर से उतारते हैं कि क्या था यहाँ पे 3/6 इक्वल टू 1/K, तो 3K इक्वल टू 6, तो K इक्वल टू हो गया आपका 6/3 और K की वैल्यू फाइनली 3 2 6 2 आ गया, K की वैल्यू 2 आ गया, और ये उसी वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा जैसा कि हम बनाए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने जो कह रहा है कि इफ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹1500 एंड 1 टेबल 6 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹2400, तो फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट के लिए लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल में, तो देखिए हम किस तरह से। अब यहाँ पर दो चीजों का कॉस्ट का चर्चा है, एक है चेयर का और दूसरा है टेबल का, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो मान लिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी ₹X, और इसी तरह से लेट द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी ₹Y। तो फिर आगे हमारा बताया गया कि 3 चेयर्स और 1 टेबल का कॉस्ट टोटल 1500 है, तो 3 चेयर का कॉस्ट हो जाएगा 3x और 1 टेबल का कॉस्ट y मान ही चुके हैं, टोटल का वैल्यू आ गया कॉस्ट का 1500, तो ये एक इक्वेशन आपका आंसर हो गया। अब दूसरा सिचुएशन है कि 6 चेयर्स का कॉस्ट हो गया 6x रुपीज और 1 ही टेबल है तो y रुपीज, तो टोटल कॉस्ट आपका दिया हुआ है 2400 रुपीज, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। यही दोनों आपका रिप्रेजेंट हो गया सिचुएशन लीनियर इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 वाज सो इजी। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज टेलिंग अस कि which term of the AP 27, 24, 21 डॉट 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 इज 0। एक एपी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नोट करें सवाल में क्वेश्चन नंबर 5 में कि व्हाट इज द एपी हेयर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज हेयर 27, फर्स्ट टर्म इज 27 एंड आफ्टर दैट 24, 21 और भी है इसमें टर्म्स। तो इसमें ऑब्वियसली आप नोट करेंगे कि इसमें जो ए है हमारा पहला टर्म, फर्स्ट टर्म जो ए कहलाता है वह 27 है, और कॉमन डिफरेंस जो अगले से पिछले का डिफरेंस 24 से 27 का डिफरेंस आप निकालें तो डी की वैल्यू आ गई -3। अब इसका पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो इसमें मानने में क्या लगा हुआ है, लेट nth टर्म बी 0। मान लीजिए इस एपी का कोई न कोई टर्म तो 0 होगा ही, क्योंकि 27 से पीछे वो सब माने डिक्रीज हो रहा है तो कहीं न कहीं जाकर 0 आएगा। तो मान लिया कि nth टर्म भी 0, तो nth टर्म अगर 0 है तो nth टर्म का फॉर्मूला भी हम जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n-1 डी। तो nth टर्म तो हमने एक बार 0 मान ही लिया है, तो nth टर्म जब 0 है तो हमारा a भी पता है ap देख करके, और nth टर्म तो कौन सा टर्म 0 होगा निकालना ही है, और d की वैल्यू जो है -3 दिया हुआ है। अब इसको और आगे सॉल्व करिए और आपको मिल जाएगा, आपको n मतलब कौन सा टर्म 0 होगा n की वैल्यू ही आंसर हो जाएगा। और देखिए प्लस n इंटू -3 इक्वल टू हो गया -3n और -1 इंटू -3 हो गया +3। अब जो है 0 इक्वल टू हो गया आपका 27 प्लस 3 होता है 30 प्यारे दोस्तों, और -3n। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, और वही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान था, एक फॉर्मूले से बन गया। तो लीजिए
आप जीरो अपने साइड में था, 30 का साइड चेंज किया, इक्वल टू -3n, -30 इक्वल टू -3n, तो माइनस माइनस कैंसल, और 30/3 इक्वल टू n, n की वैल्यू 10 आ गई। इसीलिए आप कह सकते हैं जो 10th टर्म था वही जीरो था। इस तरह से आपका इसका भी आंसर आ गया। और आप एक लाइन बस यहाँ नोट कर सकते हैं आंसर में कि 10th टर्म इज जीरो। पूछ रहा था ना कि कौन सा टर्म जीरो होगा इससे पी का, तो 10th टर्म आपका जीरो होगा। तो ये सारा सवाल भी आपको समझ में आ रहा है बहुत आसानी से। सिर्फ वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये सवाल आपके दिमाग में नाच जाएगा और वो सारे कंसेप्ट भी रिमाइंड हो जाएंगे जो इस चैप्टर के अंतर्गत आपने पढ़ी थी। वो कंसेप्ट का रिमाइंड हो जाना भी अपने आप में एक बड़ी तैयारी का शुरुआत है। जो बड़े बड़े सवाल हम लगाते हैं, इन छोटे छोटे सवालों के आधार पर ही हम बड़े बड़े सवाल भी बना लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वेशन क्या है पहले वो नोट करिए। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये, तो उसको हम px से डिनोट करते हैं। तो 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए आपने नोट कर लिया। अब इसके इक्वल रूट्स कब होंगे, जबकि d इक्वल टू 0 होगा। d का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac, वो 0 होगा। तो b आपका देख लीजिए यहाँ पे 6k आपका b है, तो b² का मतलब हो गया आपका 6k का होल स्क्वायर, और -4 इंटू a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू ऑब्वियसली 4 दिख रही सबको, इक्वल टू 0। तभी तो आपके जो इसके रूट्स होंगे इक्वल होंगे। तो आपका k भी निकल जाएगा इसी चक्कर में। तो 36k² और ये हो गया 4 4 16 9 144 इक्वल टू 0, और 36k² इक्वल टू साइड चेंज 0 प्लस 144 दैट इज 144। तो k² इक्वल टू हो गया 144 डिवाइडेड बाय 36। काटा तो इसको 6 काटने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करिए। k बराबर आपका इसी 144/36 अंडर रूट हो जाएगा, जो 12/6 आएगा और काट के आएगा 2। तो इस तरह से k की वैल्यू आपका 2 आंसर। इस तरह से आप देखते हैं कि कोई भी सवाल को लगाने के लिए उसके अंतर्गत निहित जो कंसेप्ट है वो आप निश्चित रूप से क्लियर रखें, तभी आपको सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन पे तमाम तरह के यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे वो फायदेमंद आपके लिए तब होंगे जब आप उस चैप्टर के टेक्स्ट बुक को, एनसीईआरटी हो चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, उसको आप रिकॉल करिए कि क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या थे उसके जीरो का मतलब और क्या था उसका डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू और किस तरह से उसका सॉल्यूशन जो है माने इक्वल होंगे कि कब अनइक्वल होंगे। चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन 6 लगा लिया हमने। क्वेश्चन 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसका कह रहा है रूट और सॉल्यूशन और जो भी आप जानते हैं कि निकालने के लिए। तो इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे बच्चों। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो पहला टर्म है x² और बीच वाला जो मिडिल टर्म है 7x, उसको हमको इस तरह से स्प्लिट करना चाहिए 5x प्लस 2x, ताकि जो ये जो 7x का स्प्लिट कर दिए हमने 5x प्लस 2x लिख करके, तो इसके बीच का ये शर्त हमें ध्यान रखना होता है ना कि इसको 5x इंटू 2x जो होगा 10x² वो पहले और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी x² प्लस 10 यहाँ दिया है तो दोनों का प्रोडक्ट होता है 10x²। तो इसका जो स्प्लिटिंग करेंगे मिडिल टर्म का इस तरह से करेंगे कि इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो, वो हो रहा है। तो जाकर के यह फैक्टराइजेशन मेथड हमें समझ में आता है। और इस तरह से हम अब देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों एक चीज है, माने एक ग्रुप में ले लीजिए, इसको दोनों को एक ग्रुप में कर लीजिए। इस ग्रुप में x कॉमन है तो x प्लस 5 आपका बचा, और इस ग्रुप में अगले ग्रुप में आपका प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 5 यहाँ भी बचा इक्वल टू 0। अब आप पाएंगे कि यहाँ पर x प्लस 5 इंटू एक्स एक चीज है और ये दूसरा चीज है। दोनों में आप देख पा रहे हैं कि x प्लस 5 इज कॉमन, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका x
और यहाँ बचेगा आपका +2 बराबर 0। तो अब हम जानते हैं एक चीज कॉमन सेंस लगा के कि कोई भी दो चीज को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो इसका मतलब या तो पहला माने मल्टीप्लायर 0 हो सकता है दूसरा भी 0 हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि x + 5 जो पहला मल्टीप्लायर है वो अगर 0 हो जाता है तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है -5। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि x + 2 ही 0 रहा हो। अरे कोई दो चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 0 कब होगा? जब दोनों 0 हो, चाहे दोनों में से कोई एक 0 हो, यहाँ तो पता नहीं है। इसलिए इफ x + 2 = 0 तो व्हाट इज द x? दैट इज -2। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो मैक्सिमम 2 0 हो सकते हैं। तो हमारा जो 0 का आंसर है वो पहला है -5 और दूसरा है -2। ये दो सॉल्यूशन या रूट्स या वैल्यू ऑफ x जो है आपका वो निकल आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के फैक्टराइजेशन के तरीके से। क्वेश्चन 7 लगाने के बाद हम लोग अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और उसको भी लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है उसमें एक फिगर दिया हुआ है और उस फिगर को समझते ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा फिगर साफ बना लीजिए। जो एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे और इस सर्कल के ऊपर किसी बाहरी एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींचे हुए हैं माय डियर, और इस टेंजेंट्स को आप समझ लीजिए इसका एक और टेंजेंट्स आपका जो है दिया हुआ है और सबके नाम लिखिए। ये आप मान लीजिए P है, ये L है। सवाल है, ये सवाल में आपको दिया रहेगा इस तरह की ड्राइंग, आपको बस समझा रहा हूं मैं। और ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट N है और ये PLM एक ट्रायंगल है। तो अब इसमें आपकी जो सवाल ये दिया है कि इसमें PQ की वैल्यू दी हुई है। माय डियर PQ की वैल्यू नोट करें आप। P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है वो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्यारे दोस्तों। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। तो ट्रायंगल PLM का पेरीमीटर निकालने के लिए आप चलिए तीनों साइड का लेंथ कैसे सम करेंगे। तो तीनों साइड का लेंथ सम हो जाएगा, अभी घबराइए नहीं। आपको बस ये समझना होगा कि एक चीज नोट करिए कि टेंजेंट्स, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम external point on the circle is always equal. Tangents from external point on the circle are always equal। मतलब ये हुआ कि सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट से जो आप टेंजेंट्स खींचेंगे वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, हम जानते हैं। तो इसीलिए जो एक चीज नोट करिए कि PQ दिया हुआ था तो वो PT के बराबर है और दोनों की वैल्यू वही 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर L जो है वह आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और LQ और LQ और LN आप नोट करें कि वो भी दो टेंजेंट्स बराबर होंगे। तो LQ बराबर LN लिख लीजिए जानकारी के लिए। एंड इधर MN = MT, इसी तरह MN = MT जो है वह भी एक्सटर्नल पॉइंट M से दो टेंजेंट्स है इसीलिए बराबर होगा MT और MN बराबर होगा। तो अब हम लोगों को जो निकालना है उस पर कंसंट्रेट करें। तो निकालना क्या है प्यारे दोस्तों? ट्रायंगल PLM का पेरीमीटर। तो हम लिखें कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM बराबर, हम तीनों साइड के लेंथ का प्लस करेंगे ज्यादा जैसे PL + LM + PM, ऐसा ही लिखेंगे ना, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ये होता है तीनों साइड का सम। तो PL का PL रहने दीजिए और LM बराबर लिखते जाइए। LM के बदले आप क्या लिखिएगा? LM के बदले आप LN + NM लिख लीजिएगा। LM जो है वह यहां से यहां तक है, जो LN और MN का सम है। LN और MN का वह प्लस है और PM का आप PM ही लिखोगे। अब फिर आगे बढ़ो, PL + LN और MN में आप एक चीज नोट करो कि PL का PL रहने दो और LN के बदले आप लिख लो
एल क्यू, क्योंकि एल एन के बदले एल क्यू कहां से लिखो, जो अभी भी प्राप्त किया एल एन बराबर एल क्यू, तो एल एन के बराबर एल क्यू लिख दो। और एम एन के बदले आप क्या लिख सकते हो, तो एम एन के बदले लिख सकते हो एम टी, तो वो लिख दो। एम एन के बदले क्या लिख दो, एम टी, और प्लस पी एम तो था ही। फिर पी एल प्लस एल क्यू पे ध्यान, पी एल यहां से यहां तक है और एल क्यू यहां से यहां तक है, तो पी एल में जब एल क्यू प्लस करोगे तो आपका मिल जाएगा पी क्यू। तो चलिए पी एल में एल क्यू प्लस हो गया। और एम टी में, ये जो एम टी आपको दिख रहा है उसमें अगर आप पी एम प्लस कर दोगे तो पी एम प्लस एम टी बराबर आपका निश्चित रूप से पी टी हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो PQ की वैल्यू और PT की वैल्यू दोनों 28 है, पुट कर दो यहाँ, तो आपका 56 सेंटीमीटर जो है वह ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल आता है। यह है टेक्निक कि किस तरह से हम इस फिगर के अंदर ट्रायंगल PLM का हमने पेरीमीटर, बस एक प्रॉपर्टी जो कि किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर खींचा गया दो टेंजेंट्स जो होता है हमेशा बराबर होते हैं, इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हमने इस सवाल को लगा लिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 8 को। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बना करके 1 सीरीज पूरा करेंगे। फिर दूसरे सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 11 से आपको और बताएंगे। तो चलिए लेके चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी टेंजेंट से रिलेटेड सवाल है, और इसको पढ़ करके फिगर बनाना रहेगा आपको। इसमें फिगर पहले से बनाया हुआ नहीं था, तो आपको खुद सीखना चाहिए कि पढ़ करके भी आपको फिगर बना सकते हैं जो सवाल दिया हुआ है। तो सवाल जब आप पढ़ेंगे तो सुनिए, लिखा है कि इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लिन्ड एट 60 डिग्री, तो कोई भी सर्कल बनाइए और उस पर कोई भी टेंजेंट्स दिखा दीजिए, और जो टेंजेंट्स इंक्लिन्ड है वो भी दिखाइए कि किस तरह से जो है टेंजेंट्स इंक्लिन्ड है सर्कल पे, तो वह है 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ। और उसका रेडियस जो सर्कल का वो दिया हुआ है, वह दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर। तो आप 3 सेंटीमीटर इसको नोट करिए, और ये सेंटर ले लीजिए एज लाइक O, और इसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और तब आपको निकालना क्या है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तो ईच टेंजेंट माने अगर इसको टेंजेंट का नाम AB और AC रखें तो आपको AB और AC का लेंथ यानी टेंजेंट का लेंथ मांग रहा है। तो प्यारे साथियों, अब हम लोग चलते हैं, इसका एक कंस्ट्रक्शन खींच देते हैं जिसमें हम सेंटर से उसके वर्टेक्स A को ज्वाइन कर देने से हमें समझ में आएगा कि ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह एक माने एक ऐसा फिगर है जिसमें जो टेंजेंट AB बराबर AC होता ही है, सबको पता है। और उसको अगर हमने सेंटर से वर्टेक्स को मिला दिया तो निश्चित रूप से जो एंगल 60 डिग्री है वो बाइसेक्ट हो जाएगा 30-30 में। तो और एक बात नोट करने वाली है कि जो यहाँ फिगर के सिचुएशन के हिसाब से जो OC है, ये OB को पहले नोट करिए कि जो OB है वह रेडियस है और AB जो है वह टेंजेंट है। तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इस नियम के आधार पर OB इज परपेंडिकुलर टू AB टेंजेंट। तो देयरफॉर ABO इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABO जो है आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि 10-30 डिग्री आप अगर आप लेते हैं तो 10-30 डिग्री जो ये हमारा ये एंगल है 30 डिग्री नोट करिए। तो 10-30 डिग्री के लिए जो वैल्यू होता है P/B, तो P की वैल्यू यहां हो जाएगी आपका BO, और B मतलब बेस हो जाएगा AB, होगा कि नहीं, बेस हो जाएगा AB। तो 10-30 डिग्री किसको नहीं पता, 1/√3 होता है, और BO जो है आपका 3 सेंटीमीटर है, और AB आपको निकालना ही है। तो AB बराबर क्या निकला, AB बराबर निकला बच्चों 3√3। जो AB है वही तो AC है, यानी बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला था वो क्वेश्चन नंबर 9 वो भी सॉल्व हो गया था। अब चलते हैं जो इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन हम आज के डेट में लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी समझ लीजिए, बड़ा इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज रिलेटेड टू थेल्स लाइक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऑफ रिलेटेड टू ट्रायंगल, कि एक ट्रायंगल में आपको याद करिए थेल्स थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो उस थेल्स थ्योरम के हिसाब से किसी ट्रायंगल में आप पहले फिगर देखिए, फिर आपको समझ में आएगी और आप याद करेंगे कि क्या था वो थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक आप ट्रायंगल बना दिया गया है, फिगर बना दिया गया है। इस ट्रायंगल के अंतर्गत इसका नाम रखा गया ABC, और इसमें सिचुएशन ये है कि एक D और E इस तरह से है AB और AC पर कि वह DE पैरेलल है BC के। तो अगर आपका AD का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो और DB की वैल्यू जो है, BD की वैल्यू जो है 4.5 सेंटीमीटर हो और AE की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो आपको पूछा जा रहा है कि इसमें CE क्या होगा, CE इक्वल टू क्या। तो क्वेश्चन आसान है, 1 मिनट में आप बना लेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको इस सवाल को बनाने में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वी नो दैट कि अगर किसी ट्रायंगल में इस तरह से DE पैरेलल BC है तो AD बाय BD इक्वल टू इज ऑलवेज AE बाय CE। यह बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह रहा है, आपको याद आ गया होगा। तो AD आपको जो है 3 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए, BD 4.5 सेंटीमीटर और AE आपका 2 सेंटीमीटर, तो CE निकालिए। तो अब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3CE बराबर हो जाएगा 2 इंटू 4.5 और CE बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू 4.5 बाई 3 इंटू 1.5 और इक्वल टू आपका आ गया 3.0। दैट मीन CE की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर आंसर। बड़ा इजी रहता है ये सवाल। फिर उम्मीद करते हैं कि आप इस सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के थ्रू आप रिवाइज कर रहे होंगे, और अगला जो हम इसी क्रम में सैंपल पेपर लगाएंगे वह अगले वीडियो में हम बनाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स इससे बहुत फायदा पाएं, सबको रिवाइज हो, रिमाइंड करें सभी लेसन को, और भी रिवाइज करें, बहुत सारे सवाल लगाएं, बहुत तरह तरह के सब सैंपल पेपर्स बनाएं आप, और मिक्स्ड में बनाएं और टाइमिंग के हिसाब से बनाएं, क्योंकि एक निश्चित समयांतराल के अंतर्गत ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और मार्किंग सिस्टम को समझें कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, अगर हमने इसमें एक भी सवाल गलत लगाया तो पूरा हमारा 0 मार्क्स आ जाएगा। इसीलिए हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अच्छे से समझना चाहिए, उससे हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होता है और बड़े बड़े क्वेश्चंस भी लगते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।